हेलो बच्चों, हम क्या करने वाले हैं आज के नए वीडियो में। हमने क्या कर लिया था, हम क्या पढ़ रहे थे और क्या कर लिया था, चलो दोनों बातें करते हैं। हम पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ रहे थे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। और उसमें क्या कर रहे थे? वी हैव डन RLBP, that is relative lowering of vapor pressure. We have done elevation in boiling point. We have done depression and freezing point. We have done the conceptual as we have done the mathematical part. Now today we will do the conceptuals and numericals. ठीक है, we'll do the conceptuals and numericals of depression and freezing point and elevation in boiling point. ठीक है। Now देखो बच्चों, एक टर्म आती है जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं एंटी फ्रीज सोल्यूट। नाउ ये टर्म इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो थ्योरेटिकल नॉलेज मैं आपको यहाँ पे दूंगा, ये यहाँ पे ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगी, राइट। और इसके बाद अच्छे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, इवन जेई तक में इसके न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट द एंटी फ्रीज सोल्यूट, पहले कुछ बात कर लेते हैं कि हमने डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में क्या पढ़ा था। ठीक है, टी नॉट एट क्या होता है? टी नॉट एट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और टी एफ का मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और हमें पता है कि प्रॉपर्टी का नाम है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, से फॉर एग्जांपल यूरिया, NaCl, ग्लूकोज। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जिसको कि हम TF लिखते हैं वो कम होता है। तो बड़ा कौन सा? प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। कम कौन सा? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। और इन दोनों के डिफरेंस को हम लिखते हैं डेल्टा TF, और डेल्टा TF को बोलते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। यानी कि जब हम प्योर सॉल्वेंट में, क्या बोला? जब हम प्योर सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट क्या है? पानी लेने वाले। जब हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, ठीक है, जब हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, उसको बोलते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम आते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूट में। देखो बेटा, क्या जो हमारी व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स में एक सिस्टम जैसे कार्स हो गई, ठीक है, उसमें एक रेडिएटर होता है। रेडिएटर हीटिंग और कूलिंग, मतलब वो क्या करता है, वो जब हम बहुत लंबे टाइम तक कार को चलाते हैं या अपने व्हीकल को चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, इंजन गर्म हो जाता है। तो इंजन को ठंडा रखने के लिए, ठीक है, वहां पे रेडिएटर होता है जिसमें कि पानी डाला जाता है। एग्रीड? क्या बोला मैंने? इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर होता है कार में जिसमें कि हम पानी डालते हैं कूलेंट की तरह। अब हम ये बोल रहे हैं कि सपोज अगर मुझे उस कार को यूज करना है, कहां पे? मुझे यूज करना है लद्दाख में, राइट, या किसी ऐसे हिली एरिया में जहां की टेम्परेचर सब जीरो का मतलब समझ में आया, 0 से कम है। अगर मुझे अपनी कार को यूज करना है कहां पे? ऐसे टेम्परेचर में जहां की सब जीरो वेदर है, यानी कि 0 से कम है। तो रेडिएटर में जो रखा हुआ पानी होगा वो कूल वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। और जब वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे व्हीकल को स्टार्ट करने में या उसको चलाने में प्रॉब्लम आएगी। एग्री? तो हम क्या करते हैं, अब हमें पता है कि हम पानी में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें तो फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, पानी को बर्फ में कन्वर्ट होने या पानी को जमने नहीं देता। तो अब सवाल ये आता है कि कौन सा डालें, कौन सा एंटी फ्रीज सॉल्यूट डालें? एंटी फ्रीज सॉल्यूट है, कार है, रेडिएटर है, पानी डालते हैं ठंडा रखने के लिए, ठीक है। पर सब जीरो वेदर में जब कार यूज होगी तो वहां पे पानी फ्रीज हो जाएगा, और पानी फ्रीज हो जाएगा तो कार चलाने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए पानी को पानी रखना है, मतलब we don't want the water to get converted into ice, we don't let the water to get freeze। तो हमें क्या करना है, हमें उसमें एक एंटी फ्रीज सॉल्यूट डालना है। तो हम जो यूज करते हैं वो करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। ये आपके सामने CH2H, इसका मोलर मास होता है 62 ग्राम पर मोल। ये याद रखना पड़ेगा आपको बेटा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज होता है, ठीक है। कैसे यूज होता है अभी करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स।
ठीक है, तो क्या बोला मैंने, इथाइलिन ग्लाइकॉल मोलर मास 62 ग्राम पर मोल, इट एक्ट्स एज एन एंटी फ्रीज सॉल्यूट, मतलब इट एक्ट्स एज एन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, मतलब अब पानी -10, -15, -20 डिग्री सेल्सियस में भी फ्रीज नहीं होगा, तो लिक्विड रहेगा और कार को रन करने में या कार को चलाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक डेटा मेरे पास है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर मैं 50:50 रेशियो रखता हूँ, मतलब आधा पानी और आधा इथाइलिन ग्लाइकॉल रखता है, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट को -36.67 डिग्री सेल्सियस तक भी फ्रीज नहीं होने देता, यानी कि वो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कर देता है, ठीक है, इसलिए इथाइलिन ग्लाइकॉल इज द बेस्ट एंटी फ्रीज सॉल्यूट। फिर कई बच्चे मेरे पास ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर NaCl क्यों नहीं डाला, चीनी क्यों डाली, रेडिएटर में चीनी डालोगे, सोचो सॉलिड चीज थोड़ा ना डालोगे, तो एंटी फ्रीज सॉल्यूट ऑल्दो ये चाहे विस्कस लिक्विड होता है बट एक्ट्स एज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, है वो लिक्विड ही, विस्कस लिक्विड है थोड़ा सा, ठीक है, पर इट एक्ट्स एज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसलिए इथाइलिन ग्लाइकॉल को प्रेफर करते हैं। सब कुछ बच्चे बोलते हैं सॉल्ट डाल देंगे, तो बेटा सॉल्ट डाल दोगे तो सॉल्ट करता है कोरोजन, इथाइलिन ग्लाइकॉल कोरोजन नहीं करता, ये वाटर को भी कोरोजन करने से रोकता है, समझ में आया? तो ये बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, पर हम जो यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं वो एज एन एंटी फ्रीज सॉल्यूट पढ़ रहे हैं, इसलिए इतना आप लोगों के लिए काफी है, ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन, पहला कंसेप्चुअल कि व्हाई इथाइलिन ग्लाइकॉल इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज सॉल्यूट, तो खत्म हो गया। जब पूछ सकते हैं कि विच कंपाउंड कैन एक्ट एज एन एंटी फ्रीज सॉल्यूट, ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। नाउ तो अब हम दूसरे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के दूसरे कंसेप्चुअल क्वेश्चन के, और क्वेश्चन ये है कि व्हाई एनहाइड्रस, ये एनहाइड्रस लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाई एनहाइड्रस CaCl2 इज यूज्ड टू क्लियर द स्नो ऑन रोड्स, ठीक है, इसको देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए मसूरी, सपोज हमारा हिल स्टेशन है मसूरी में, गर्मी है, ठीक है, वहां पे बहुत सारी बर्फ पड़ गई, बहुत सारे टूरिस्ट आ रखे हैं, वो वहां पे फंस गए, ठीक है, बहुत एक्सट्रीम स्नो पड़ी, एक्सट्रीम बर्फ पड़ी, तो वहां पे आके टूरिस्ट हमारे फंस गए, रोड्स ब्लॉक हो गई, तो जाएंगे कहां से। और क्या हो रहा है कि अब बर्फ तो पड़ गई, तो बच्चे बोलते हैं तो पिघल जाएगी। सपोज हम ये बोल रहे हैं कि मौसम 3-4 दिन से खराब है और बर्फ पड़ी जा रही है 3 दिन से, और क्या है, बादल छाए हुए हैं, यानी कि जो एटमॉस्फेयर का मसूरी का टेम्परेचर है, सपोज मान लेते हैं वो -5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, -5 डिग्री सेल्सियस है, तो -5 डिग्री सेल्सियस पे तो आइस मेल्ट नहीं होगी, क्योंकि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा तो आइस मेल्ट होगी, है ना, पर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हमने मान लिया कि -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम बोलते हैं हम जो बर्फ जमी हुई है उसमें NaCl बोल लो या CaCl2 बोल लो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस उसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, और स्प्रेड कर देंगे तो वो बर्फ मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। अब ये बोलते हैं कि मेल्ट होनी क्यों शुरू हो जाएगी, जैसे हमने बोला हम CaCl2 एग्जाम्पल लेते हैं, CaCl2 टूटेगा 1 मोल 3 मोल, बच्चे मेरे से बोलते सर नमक क्यों, चीनी क्यों नहीं, तो देखो चीनी जो होती है वो होता है कोवलेंट सब्सटेंस, कोवलेंट सब्सटेंस मतलब वो टूटता नहीं है पानी में जाके या आइस में मिलने पर, वो टूटेगा मतलब ब्रेकअप नहीं होगा, डिसोशिएट नहीं होगा। अगर आप 10 मोल्स चीनी के डालेंगे तो 10 मोल्स ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, समझ में आया। और जो नमक होता है जैसे CaCl2 है या NaCl है, यह है इलेक्ट्रोलाइट, CaCl2 को बर्फ के ऊपर स्प्रेड करेंगे, मैं एक्वस लिख देता हूँ, बर्फ मतलब पानी, ठीक है, बर्फ मतलब एक्वस सॉल्यूशन, तो वो टूट जाएगा। तो अगर आप एक ही मोल डालोगे तो क्या करेगा, वो 3 मोल की तरह बिहेव करेगा डिसोशिएटेड फॉर्म में, राइट। और हमें पता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि जितने ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे उतना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट डालना ज्यादा बढ़िया होता है एज कम्पेयर टू कोवलेंट सब्सटेंस लाइक शुगर, ग्लूकोज, ठीक। अब हम आते हैं आगे। अब हमने बोला आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है, आपको ये तो पता है, फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट, ये तो पता है, ठीक है। अब बिफोर मिक्सिंग फ्रीजिंग पॉइंट हमने मान लिया पानी का 0 डिग्री सेल्सियस, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए होगा, H2O लिक्विड के लिए, और मेल्टिंग पॉइंट किसके लिए होगा, H2O सॉलिड के लिए। फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम होते हैं। तो बिफोर मिक्सिंग यानी कि हमने अभी CaCl2 नहीं डाला,
उस समय H2O का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, H2O लिक्विड का 0 डिग्री सेल्सियस, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमने सिर्फ CaCl2 डाल दिया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आफ्टर मिक्सिंग। सपोज CaCl2 क्या करेगा, सोल्यूट का काम करेगा, और आप लोगों को पता है कि जब हम CaCl2 डालते हैं, मतलब कोई भी सोल्यूट डालते हैं पानी के अंदर या प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो फ्रीजिंग पॉइंट कौन कर देता है। तो हमने बोला सपोज इसने कर दिया -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लिखेंगे तो और 263 केल्विन, ठीक है। ये किसका हो गया, ये किसका था, बर्फ का, ये किसका था, सॉल्वेंट का, बर्फ का, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, और ये किसका है, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कब होता है ना, सोल्यूट मिलाने पे। सोल्यूट कौन है, CaCl2। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, -10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 263 केल्विन। तो मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया, 263 केल्विन, है ना। तो CaCl2 डालने पे फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, तो साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, राइट। अब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है सपोज 270 केल्विन, कितना है भाई, -3 है, -3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 270 केल्विन हुआ। तो 270 केल्विन क्या है, मसूरी का टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का। और CaCl2 मिलाने में हमने पानी का जो आइस थी उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना कर दिया, 263। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है, 270, तो 270 ज्यादा हुआ ना 263 से, हाँ या ना, 263 से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना, 270। पानी बर्फ में हमने CaCl2 मिलाया तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ, तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम हुआ, कितना आ गया, 263। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना, 270, तो 270 ज्यादा है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट यानी कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अब आइस और में जो CaCl2 मिला है, यानी कि जो आइस है जिसमें CaCl2 मिला हुआ उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है, तो क्या होगा, आइस मेल्ट करना शुरू हो जाएगी, राइट। तो इसकी वजह से जो स्नो है, रोड्स पर जो स्नो पड़ी हुई है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट CaCl2 can be used to clear the snow on roads. Okay, second conceptual. Now we'll move on to third conceptual. चलिए अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। और क्वेश्चन ये है कि कैम्फर सुना है, कपूर बोलते हैं इसे, C10H16O is used as a solvent for depression in freezing point experiment. जनरली देखो क्या होता है, पानी की बात करते हैं, पानी का फॉर वाटर फॉर H2 फ्रीजिंग पॉइंट इन ऑर्डर कितना होता है, 273 केल्विन। इसके अंदर मैंने नॉन मोलर सोल्यूट डाला, ये किसका है, सॉल्वेंट का। अब पानी को अगर मैं सॉल्वेंट यूज करूंगा और इसके अंदर मैं नॉन मोलर सोल्यूट डाल दूंगा, क्या डाल दूंगा, चीनी डाल दूंगा, नमक डाल दूंगा, कुछ भी डाल दूंगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, बोलते हैं TF। अब सपोज ये एग्जैक्ट होता है 273.15 केल्विन, तो क्या होगा, नॉन मोलर सोल्यूट डालने के बाद जब सॉल्यूशन आएगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट इससे कम आएगा, सबको पता है, दैट्स कॉल्ड द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। सपोज मैंने आया 272.15 केल्विन, इतना भी नहीं आता, 273.05 केल्विन, ठीक है। तो डेल्टा TF कितना आएगा, डेल्टा TF आएगा दिस माइनस दिस, ये आएगा 0.10 केल्विन, हाँ या ना। जनरली क्या होता है, जब हम पानी को एज ए सॉल्वेंट लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पानी को हम नहीं यूज कर सकते, मैं बोल रहा हूं ज्यादा बेटर है कि कैम्फर को यूज करो सॉल्वेंट। कब, जब आप फ्रीजिंग पॉइंट की एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आप वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज करते हो तो डेल्टा TF की जो वैल्यू आती है वो बहुत कम आती है। क्या बोला मैंने, डेल्टा TF की जो वैल्यू है वो बहुत कम आती है, ठीक है। डेल्टा TF की वैल्यू बहुत कम आती है, और जब डेल्टा TF की वैल्यू बहुत कम आती है तो मेजर करना मुश्किल हो जाता है। क्या बोला, तो मेजर करना मुश्किल हो जाता है। अब मेजर करना मुश्किल हो जाएगा तो फिर एक्सपेक्ट हो सकता है गलत वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू को मेजर करना भी मुश्किल होता है ना। कैम्फर के बारे में इसका खुद का फ्रीजिंग पॉइंट होता है -447 केल्विन, ठीक है, और इसमें जो डिप्रेशन आता है वो 40 केल्विन का होता है ना, ये सबसे ज्यादा है। क्या बोला मैंने, कैम्फर में जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आता है डेल्टा TF आता है, यानी कि जो ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है, तो 40 केल्विन इसकी रेंज है। क्या बोला, 40 केल्विन इसकी रेंज है, मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट में इतना नॉन मोलर सोल्यूट डालने पे इसके फ्रीजिंग पॉइंट में इतनी कमी आ सकती है। अब जब फ्रीजिंग पॉइंट में इतनी कमी आ सकती है
तो ये वैल्यू तो आराम से मेजर है। 0.1 का के कंपैरिजन में 40 कैलोरी को मेजर करना आसान है, समझ में आया? इसलिए कैम्फर को प्रेफर करते हैं फॉर एज अ सॉल्वेंट फॉर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है बच्चों, तो 3 कंसेप्ट हो गए। नाउ वी विल मूव ऑन टू न्यूमेरिकल्स। चलिए नाउ ना ये टाइप 1 है हमारा। नाउ हम न्यूमेरिकल पे आ गए हैं। दिस इज अवर टाइप 1 न्यूमेरिकल, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का है। मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं तो थ्योरी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है वो बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना आपको जरूरी है। अगर आप वो ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं आएगा। उसने बोला 5% W/W। मुझे 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं, ठीक है। एक मुझे दे रखा है 5% W/W, केन शुगर का सॉल्यूशन है, और दूसरा ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, ये भी 5% W/W है, ठीक है। दो अलग अलग सॉल्यूशन दे रखे हैं। एक केन शुगर यानी कि चीनी का सॉल्यूशन, और चीनी का सॉल्यूशन मतलब क्या, ऊपर वाला W किसके लिए होता है हमेशा, सोल्यूट के लिए। नीचे वाला W किसके लिए होता है हमेशा, सॉल्यूशन के लिए। और लेट किसको मानते हैं, लेट, वेट ऑफ सॉल्यूशन। नीचे वाले को हमेशा लेट मानते हैं 100 ग्राम। यानी कि चीनी का जो मेरे पास सॉल्यूशन है, अगर उस पूरे सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है तो उसमें से वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि वेट ऑफ केन शुगर जो है, वेट ऑफ सॉल्यूट को W भी लिखते हैं, वो 5 ग्राम होगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 95 ग्राम। ये तो आपको समझ आता है क्योंकि पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। हमने बोला अगर मेरे पास 5% W/W का मतलब 2 सॉल्यूशन है, केन शुगर और ग्लूकोज, समझ में आ रहा है ना। तो हमने बोला कि वो 5% W/W है, यानी कि अगर मेरे पास केन शुगर का 100 ग्राम सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसमें से 5 ग्राम कौन है, केन शुगर, और 95 ग्राम कौन है, वाटर। ऐसे ही ऊपर वाला W हमेशा सोल्यूट के लिए होता है, और नीचे वाला W हमेशा सॉल्यूशन के लिए होता है। और लेट हमेशा हम नीचे वाले को मानते हैं लेट वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100 ग्राम, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, W में कितना हो जाएगा, 5 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 95 ग्राम। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब उसने बोला है कि 5% सॉल्यूशन हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। समझ, उसने बोला इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट TF 271 केल्विन। और पानी क्या होता है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट 273 सॉरी, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन। तो यहां से आप डेल्टा TF निकाल लेंगे ना, T0 माइनस TF होता है, यानी कि 273 माइनस 271 यानी कि 2 केल्विन। ठीक है बच्चे। अब उसने क्या बोला, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। इसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, इसका TF हमें निकालना है। तो TF हमेशा क्या होता है, TF क्या होता है, चलो डेल्टा TF निकालते हैं पहले। डेल्टा TF क्या होता है, T0 माइनस TF। तो ये निकलेगा, TF अगर निकालना है तो T0 माइनस डेल्टा T, है ना बेटा। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, अगर हमें TF निकालना है तो हमें डेल्टा TF यानी कि इस पूरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। एक बार फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, ठीक है। 5% केन शुगर का सॉल्यूशन है और 5% ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। 5% केन शुगर सॉल्यूशन का मुझे फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, और फ्रीजिंग पॉइंट अगर गिवन है तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता होता है, वैसे यहाँ पे गिवन है, पता होता है, नहीं भी गिवन होगा तो आपको पता होता है। तो उससे हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लेंगे 2। समझ में आया बच्चों, ठीक है। यहां से निकाल दिया। अब हमें बोला कि इसका निकाल। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, मेरी ट्रिक याद रखोगे। ट्रिक क्या है, ट्रिक TRIC की ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, सॉल्वेंट सेम तो, सॉल्वेंट सेम तो, चलो हिंदी में लिखता हूं, टू मत समझना, तो हिंदी का तो चलो कोई बात नहीं, सॉल्वेंट सेम देन KF इज ऑल्सो सेम। ये है ट्रिक इसमें माइक्रोवेव में। दोनों में सॉल्वेंट पानी है और पानी का वेट भी दोनों में सेम। सॉल्वेंट आपको मैंने लिखा था KF, आपको जब डेरिवेशन कराई थी यहां पे दिखाया था कि जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है KF, दैट डिपेंड्स अपॉन द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस ऐसे क्वेश्चंस जिनमें सॉल्वेंट सेम होगा, सब जगह ये ट्रिक लगाओगे आंख बंद करके,
आंख बंद करके क्या कि सॉल्वेंट सेम तो KF सेम, सॉल्वेंट सेम तो KF सेम। एग्रीड? ठीक है। अब इस न्यूमेरिकल को आगे चलते हैं कि आपने हो सकता है आपने ये लिख लिया होगा, थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो मैं थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, इसका हमें डेल्टा TF निकालना है। तो सबसे पहले हमें KF निकालोगे। डेल्टा TF क्या होता है? KF है, तो KF निकालोगे। KF इज इक्वल टू डेल्टा TF ओवर M। और मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलारिटी का फॉर्मूला होता है WB ओवर MB। MB ऊपर चल जाएगा इंटू 1000 ओवर WA, ये हो जाएगा KF। यहां से KF निकालो, क्योंकि दोनों का KF सेम है, उस KF को उठा के यहां पुट करोगे और आंसर निकालोगे। समझ में आया? ठीक है बच्चों। तो KF यहां से क्या आ जाएगा? KF सॉल्व नहीं करना है। डेल्टा TF कितना है? 2 कैलोरी। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 5 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट केन शुगर का बेटा जो मोलर मास होता है आपको गिवन रहेगा 342 ग्राम पर मोल होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 342 अपॉन 1000 की जगह 1000 और मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ गया? याद है आगे समझ में? ठीक है बच्चों। तो अब इस केएफ को आगे हम यहाँ पर करते हैं। थोड़ी सी मैं रब कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे पहले हम निकालेंगे डेल्टा TF। डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। तो KF की वैल्यू एज इट इज रख दो, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो 2/5 इंटू 342 अपॉन 1000 इंटू 95। ये क्या हो गया? ये है KF, दिस इज KF। अब इंटू क्या? मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? WB ओवर MB। WB कितना है? 5 ग्राम। इसका मोलर मास क्या होता है? ग्लूकोज का मोलर मास क्या होता है? ग्लूकोज का मोलर मास आपको गिवन रहेगा 180 ग्राम पर मोल होता है। तो 5/180 इंटू क्या? मोलारिटी WA गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 ओवर WA। अब तो ये बार बार याद करना पड़ेगा। WA कितना है? 95। अब देखो कितनी सारी चीजें कैंसिल हो रही होंगी। बोलो 95 गया? हाँ या ना? 5 और 5 गया? तो मेरे पास क्या बचा? 2 इंटू 342 अपॉन 1000 गया अपॉन 180। ये बचा, सब कुछ कैंसिल हो गया। तो 290 तो 342 34.2 अपॉन 9 तो 9 3 जा 27। कितना बचा? 72। 9 8 जा 72 3.8 कैलोरी। ये निकलेगा डेल्टा TF। ठीक है, अब डेल्टा TF क्या होता है? T0F माइनस TF। बोलो होता है या नहीं होता? डेल्टा TF क्या होता है? T0F माइनस TF। तो अब क्या करेंगे? यहां से TF निकालना है। TF इज इक्वल टू T0F। T0F कितना होता है? 273 कैलोरी माइनस 3.8, जो भी आपका आंसर आएगा 269.2 कैलोरी। ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। पहला समझ में आया? हाँ या ना? ये मेरा पहला टाइप है बच्चों, देख लो। ट्रिक क्या थी? ट्रिक्स यूज करनी है। सॉल्वेंट सेम तो KF सेम। ऐसे अगर बॉइलिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल भी आता है, उसमें भी अगर दो अलग अलग सोल्यूशन दे रखे हैं, दोनों में लिख लो उसको कॉपी में। दोनों अगर सोल्यूशन दे रखे हैं तो ट्रिक यही है, सॉल्वेंट सेम तो KF सेम, सॉल्वेंट सेम तो KF सेम इसमें फ्रीजिंग पॉइंट में, और उसमें सॉल्वेंट सेम तो KB सेम। ठीक है बच्चों। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड न्यूमेरिकल। दिस इज अबाउट टाइप 1 हैविंग अ ट्रिक। क्या ट्रिक थी इसमें? सॉल्वेंट सेम तो KF सेम। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है टाइप सेकंड, लिख रहा हूं इसको। When 18 gram of a solute having an empirical formula, देखो ये थोड़े ठीक ठाक न्यूमेरिकल, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल हैं ये सारे। एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, CH2O is dissolved in 300 ग्राम ऑफ वाटर।
ठीक है, द सोल्यूशन फ्रीजेज एट -0.93 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, नाउ रूल नंबर सेकंड या टिक नंबर सेकंड कॉपी में लिखोगे मेरे साथ साथ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, हिंदी में लिख रहा हूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी भी कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो पहले मोलर मास निकालो, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालो। इसको एज इट इज कॉपी में लिखेंगे, एज इट इज। किसी भी क्वेश्चन में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपका चाहे RLDP का क्वेश्चन है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो, आपका डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट का है, आपका एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट का है, आपका ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर का है, जहां भी उसने बोला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो तो सबसे पहले चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में MB होता है। आप 3 पढ़ लिए आपने, आप चौथी पढ़ेंगे वहां पे भी MB होगा। MB मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सबसे पहले MB की वैल्यू निकालनी है, एग्रीड। तो रूल क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो मोलर मास निकालो। क्या बोला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो मोलर मास निकालो, एग्रीड। तो अभी यहां तक हो गया, इसको मैं रब कर देता हूं, आपने ट्रिक्स को नोट कर ली होगी। नाउ विल मूव ऑन टू सॉल्व द रिमार्क। ठीक है बच्चों, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले डेटा लिखना है। डेटा कैसे लिखना है, 18 ग्राम ऑफ नॉन मोलर सोल्यूट, सोल्यूट का वेट 18 ग्राम दे रखा है। एम्पेरिकल फॉर्मूला, नाउ एम्पेरिकल फॉर्मूला जो दूसरा ट्रिक है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जब आपको गिवन होगा कितना है CH2, तो आप एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लीजिए, जरूरत पड़ेगा इसका। ठीक है, सीधा कितना होता है 12। ये तो पता है ना एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आता होगा आप लोगों को। एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म में आप सबसे सिंपल होल नंबर रेशियो में क्या है वो मॉलिक्यूल उसको लिख सकते हैं। तो 12 + 2 + 16, ठीक है, यहां गया 30 ग्राम पर मोल। ये अलग से एम्पेरिकल फॉर्मूला पास। अब हमें बोला वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, WA दे रखा है 300 ग्राम। फ्रीजेस एट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। फ्रीजेस कौन, जब 18 ग्राम सोल्यूट को हमने 300 ग्राम पानी में डाल दिया तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इतना है। कितना है ये, -0.93 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और T नॉट एफ पता है बच्चों आपको, बोलो 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 बोलो। T नॉट एफ होता है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट। कितना होता है, कुछ बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, नहीं 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से हम डेल्टा DF निकाल लेंगे। डेल्टा DF क्या होता है, T नॉट एफ माइनस DF यानी कि 0 माइनस -0.93 यानी क्या जाएगा 0.93 का। बट याद रखना बच्चे कई बार इसको डेल्टा DF लेते हैं। डेल्टा DF कभी नेगेटिव नहीं आता। अगर आपको कभी भी फ्रीजिंग पॉइंट में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक ट्रिक और यूज कर सकते हैं कि कभी भी अगर फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स है और उनमें नेगेटिव में कोई वैल्यू गिवन है तो वो हमेशा हमेशा और हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगी, एग्रीड। तो यहां से हमने डेल्टा DF निकाल लिया यानी कि डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट। अब आते हैं मेन फॉर्मूले पे। मेन फॉर्मूला क्या है, डेल्टा DF इज इक्वल टू KF। तो डेल्टा KF मोलारिटी को बोलोगे, अब कितनी बार खोल चुका हूं इसको, WP ओवर MB इंटू 1000 ओवर W, यही होता है। यहां से हमें MB निकालना है, तो MB क्या हो जाएगा, KF ओवर डेल्टा DF इंटू WB ओवर WA इंटू 1000, एग्रीड। तो KF कहां पे, KF कितना दे रखा है, अच्छा KF नहीं गिवन है, KF फॉर वाटर इज 1.86, इतना ही होता है वाटर का केल्विन केजी। ये आपको गिवन रहेगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है बच्चों। तो KF की वैल्यू है 1.86, ये है डेल्टा DF 0.93, सीधा कैंसिल करोगे तो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 0.93 इसको कैंसिल करोगे तो 2 बचेगा इंटू WB कितना है, WB कितना है 18 ग्राम्स अपॉन WA 300 ग्राम इंटू 1000
ये बचा है ना, ये तो बचा केएफ, केएफ कितना है 1.86, डेल्टा टी है 0.93, डब्ल्यूबी दिस डब्ल्यूए 300 तो मोलर मास स्टूडेंट कितना आ गया, ये गया ये गया ये गया ये गया 360 18 60 हो गया ना, 360 into 120 ग्राम पर मोल। ये क्या निकल गया, मॉलिक्यूलर मास निकल गया। तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं। हमें निकालना क्या है, वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब मैं थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर देता हूं। तो हमेशा याद रखना, जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाले तो मोलर मास हमने निकाल लिया। अब आपको रिलेशनशिप पता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये मोलर मास निकला ना बच्चों, ठीक है, इनटू n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, है ना बेटा, ऐसा होता है ना। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। मोलर मास कितना है 120, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है 30, तो कितना आ जाएगा 4। तो देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, EF का मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो n की वैल्यू कितनी है 4 इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है, इधर का CH2O, इधर का ना CH2O, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो C4H8O4, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो रूल नंबर सेकंड क्या कि ये देखो, मैं आपको जब मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं तो मैं वैरायटी कराता हूं, मैं ऐसा नहीं कभी भी मेरे दो न्यूमेरिकल सेम नहीं होते। तो वैरायटी जब आप कर लेते हैं तो फिर बोर्ड में कैसा भी न्यूमेरिकल है, कैसा भी, वो आप सारे कर लेते हैं, सारे। मेरा कोई भी स्टूडेंट जो मेरा कहना मानता होगा वो शायद ही कभी कोई न्यूमेरिकल छोड़ के आता होगा। ठीक है, कहना मानना इसलिए जरूरी है कि जब मैं कराता हूं कि वैरायटी आप करा रहे हैं तो पढ़ना वो करने जरूरी है ना बेटा, हर टाइप के न्यूमेरिकल करने जरूरी है। जब आप हर टाइप नहीं करोगे, आपने सपोज एक ही टाइप की कर लिया, सपोज मोल और मास, जो कि सबसे सिंपल न्यूमेरिकल होता है, वही आपने 4-5 कर लिया और आप खुश हो गए कि हमें बहुत सारा आ गया, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द कोर्स। कोई आपको बोल रहा है तो वो आपका बना रहा है, बनना नहीं है, स्मार्ट बनना है। ठीक है, तो वी हैव डन द टाइप सेकंड, नाउ वी मूव ऑन टू द टाइप थर्ड। अब किसमें जाएंगे, टाइप थर्ड। चलिए आते हैं, अब थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल करते हैं ना, अब थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल करते हैं। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, थोड़ा बड़ा है, अच्छा है, जेई में आ रखा है किसी टाइम पे। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 elements A and B form 2 compounds AB2 and AB4। दो एलिमेंट है जैसे PP एंड Cl, ठीक है, वो दो कंपाउंड बनाने, बन सकता है भाई PbCl2, सुना है आपने, और PbCl4, ऐसे ही दो कंपाउंड है PbCl2 PbCl4 AB2 AB4। ठीक है, when dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, well एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। जब आप केमिस्ट्री में 100 मार्क्स एम करते हैं, यानी कि आपको थ्योरी में 70 आउट ऑफ 70 चाहिए, तो आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन करने पड़ते हैं। जब एक एग्जामिनर पेपर सेट करता है तो हमेशा 8 से 10 नंबर का ऐसा जरूर डालता है कि जो थोड़ा सा लेवल से ऊपर हो। तो दिस इज वन सच न्यूमेरिकल जो कि अच्छा है, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है पर अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है बच्चों, when dissolved in 20 ग्राम of benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, while 1 gram of AB4, ठीक है, lowers the freezing point by 1.3 Kelvin। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेट एटॉमिक मास
of A and B, and Kf for benzene is equal to 5 Kelvin kg per mole. ठीक है बेटा, अब ये दो क्वेश्चन ये मेरे पास आ गया। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। अब देखो बेटा, क्या मेरे पास दो सोल्यूट है AB2, मेरे पास AB4 है। ठीक है, इसका वेट भी है 1 ग्राम, चेक करो, इसका भी वेट है, वेट ऑफ सोल्यूट है 1 ग्राम। यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट जो है वो है 20 ग्राम, और यहाँ पे भी सॉल्वेंट का वेट है 20 ग्राम। केएफ दोनों में सॉल्वेंट, मैंने क्या कहा था, सॉल्वेंट सेम तो केएफ सेम, यहाँ पे दोनों में सॉल्वेंट सेम है, तो दोनों के लिए केएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेल्टा टीएफ दे रखा है, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 केल्विन दे रखा है, और यहाँ पे जो डेल्टा टीएफ दे रखा है वो 1.3 केल्विन दे रखा है। कैलकुलेट एटॉमिक मास दोनों के एटॉमिक मास निकालने के, तो वही रूल, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो मोलर मास निकालना है, और सिमिलरली जब एटॉमिक मास निकालना है तो भी पहले मोलर मास निकालना है। तो यहां से हम पहले एमबी निकालेंगे, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफएम, यानी कि केएफ इनटू डब्ल्यूबी ओवर एमबी इनटू 1000 ओवर डब्ल्यूए। तो यहां से पहले एमबी निकालेंगे, एमबी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केएफ ओवर डेल्टा टीएफ इनटू डब्ल्यूबी ओवर डब्ल्यूए इनटू 1000। ठीक है बच्चों, ये हो गया, हाँ या ना। तो यहां से पहले एमबी निकालो, किसका एमबी निकालोगे, किसका एमबी निकालोगे, किसका एमबी निकालोगे, AB2 का। तो एमबी क्या है, एमबी किसका हो जाएगा, AB2 का। एग्रीड, कितना आया, केएफ है 5, डेल्टा टीएफ कितना है, दोनों में इसमें 2.3, 1 ग्राम है ये, 20 ग्राम है ये, और ये 1000 है। एग्रीड, तो यहां से सॉल्व करोगे तो 20, 50 यहां पे आ गया, तो 250 अपॉन 2.3 106.3। ठीक है, ऐसे इसका भी एमबी निकालो। तो एमबी का फॉर्मूला एमबी क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं केएफ ओवर डेल्टा टीएफ इनटू डब्ल्यूबी ओवर डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी 5, यहाँ पे डेल्टा टीएफ है 1.3, बाकी सब कुछ सेम है, इनटू डब्ल्यूबी कितना है 1 ग्राम 20 इनटू 1000। एग्रीड, ये हो गया। तो 50 250 हो जाएगा 250 अपॉन 1.3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो वेट आया 179.2, कितना आया 179.2, 179.2। ये एमबी किसका है, ये है AB4 का। ठीक है, याद समझ में आया। तो आगे चलो, अब मैं ऊपर वाला क्वेश्चन हटा दूं, क्वेश्चन आपके लिए नोट कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैंने क्या बोला, फटाफट देखते हैं। AB2 का मोलर मास है, ऑब्वियसली बात है, इसमें 2 भी है, ये एमबी है ना, एमबी मोलर मास ऑफ सॉलिड फॉर AB2, इसमें 2 भी है तो मोलर मास है इतना, इसमें 4 भी है तो मोलर मास है इतना। तो अब क्या होगा, इसको मैं लिखता हूं AB2 मोलर मास ऑफ AB2, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू क्या, ऊपर देखिएगा फटाफट ऊपर देखिएगा, मोलर मास ऑफ AB2 और इसको लिखते हैं एटॉमिक मास ऑफ A इंटू 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ B। चलो पहले AB4 का लिखते हैं, AB4 का मोलर मास 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ B कितना आया 179.2, और मोलर मास ऑफ AB2 को हम लिख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ A प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ B इज इक्वल टू 106.3। 9 हो गए, 8 में से 2 गए, ये आ गया। ठीक है, अब इसको माइनस कर दो, माइनस, तो क्या बचेगा 2B का मोलर मास आ जाएगा इतना, तो B का एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 72.9 अपॉन 2, तो 3 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 4 जा कितना आ गया, B का एटॉमिक मास आ गया। अब क्या करना है, अब A का एटॉमिक मास निकालना है, तो कुछ भी मत करो, इस B को उठा के इसके यहाँ पे पुट कर दो, तो A प्लस 2B इज इक्वल टू कितना है 106.3। ठीक है, तो
ए प्लस 2b की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ 72.9 इज इक्वल टू 106.3। तो ए कितना जाएगा 106.3 माइनस 72.9। इसको सॉल्व अपने आप करना आ गया। तो क्या किया आपने एटॉमिक मास ऑफ ए भी निकाल दिया और एटॉमिक मास ऑफ बी भी निकाल दिया। ठीक है पक्का बोलो कोई प्रॉब्लम। चलिए अब आते हैं टाइप 4 की तरफ। 3 टाइप हो गए या पॉज कर के नोट कर लेना। ठीक है क्या रहता है an aqueous solution freezes at 272 0 Kelvin. Why? Pure water freezes at कितने में फ्रीज हो गया 273 केल्विन। ठीक है गिवन है केएफ दे रखा है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, के भी दे रखा है 0.512। ठीक है डिटरमाइन द मोलालिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आसान न्यूमेरिकल डिटरमाइन मोलालिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं टीबी बोलते हैं ना बच्चों। तो चले आगे करें इसको आसान न्यूमेरिकल। देखो टी नॉट एफ क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ पानी 273.15 केल्विन लिख लो एक्चुअली में ये होता है। और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ होता है। ये तो अब तक याद हो जाएगा है ना बच्चों। ये हो गया। अब डेल्टा टीएफ क्या होता है बोलो बोलो डेल्टा टीएफ क्या होता है टी नॉट एफ माइनस टीएफ। ठीक तो टी नॉट एफ कितना है 273.15 माइनस 273.07 केल्विन। तो क्या आ गया 15 में से 8 गए 7 गए 0.08। ये आ गया ना 0.08 केल्विन आ गया। ये आ गया हमारा डेल्टा टी। ग्रेट बच्चों। अब मैंने आपको क्या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को रिलेट करना सिखाया। मैंने कहा था आजकल का फैशन है कि फ्रीजिंग पॉइंट का डेटा गिवन होगा और आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कुछ पूछा होगा। क्या बोला मैंने फ्रीजिंग पॉइंट का डेटा गिवन होगा और आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कुछ पूछा हुआ होगा है ना। फिर कैसे करोगे तो उसके लिए मैं बताता हूं ट्रिक। ठीक है डेल्टा टीएफ आपको क्या क्या पता है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफएम। तो मोलालिटी यहां से निकल जाएगी नहीं निकलेगी। डेल्टा टीएफ ओवर केएफ कितना आसान है डेल्टा टीएफ कितना है 0.08 और केएफ की वैल्यू कितना है 0.512। अब आप सॉल्व खुद करोगे। ठीक है ये हो गई मोलालिटी। ठीक है अब दूसरी चीज क्या बोली में निकालने के लिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीबी। टीबी के लिए पहले डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा केबी इंटू एन। पता है ना भूले तो नहीं हो बच्चों। केबी की वैल्यू कितनी है सॉरी ये केएफ की वैल्यू है 1.86 आई एम सॉरी 1.86। ठीक है तो केबी की वैल्यू कितनी है 0.512 कितना है 0.512 इंटू मोलालिटी की वैल्यू क्या है मोलालिटी डायरेक्ट क्या पुट कर दो 0.08 अपॉन 1.86। एक बार डेल्टा टीबी निकल जाएगा तो डेल्टा टीबी क्या होता है टीबी माइनस टी नॉट बी। तो टीबी क्या हो जाएगा टीबी डेल्टा टीबी जो कि यहां से आएगा है ना और डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट बी। और टी नॉट बी आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट निकल जाएगा अभी। बोलो हाँ है ना। ठीक तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स है 4 टाइप्स के हमने न्यूमेरिकल कर लिए फ्रीजिंग पॉइंट के। अब आप भी करिए आप भी न्यूमेरिकल करिए कुछ तभी आएगा नहीं तो नहीं आएगा बेटा। ठीक है चलो एक एंटी फ्रीज सॉल्यूट वाला भी कर लेते हैं। ठीक है टाइप 5 एंटी फ्रीज सॉल्यूट पढ़ाया था ना आज। ठीक है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ठीक है टाइप 5 चल जाएगा हमारा। ठीक है कैलकुलेट ठीक है द
proportion in which ethylene glycol and water must be mixed, ठीक है, to form an antifreeze, ठीक है. Solution that will not freeze, ठीक है, until the temperature reaches ठीक है 0.37 कितना है ये, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें. 0.37 या 0.37 डिग्री सेल्सियस. केएफ दे रखा है 1.86. ठीक है जी, ये आपका है होमवर्क, ये आप करके लाएंगे. Calculate the proportion in which ethylene glycol and water must be mixed to form an antifreeze solution that will not freeze. And proportion मतलब रेशियो निकालना है कि इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH CH2OH इसका और वाटर H2O का रेशियो निकालना है. ये 1 है तो ये 1.5 आ रहा है, कितना आ रहा है जो भी है ये निकालना है प्रोपोर्शन मतलब रेशियो. ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क. तो अब मेरे न्यूमेरिकल हो गए खत्म. ठीक है, आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं, पूछने हैं. जितने ज्यादा पूछोगे उतना ज्यादा आएगा. ये 5 टाइप मैंने आपको बता दिए. ये नहीं आएगा तो आप मुझे बोलेंगे तो उसको दोबारा से सॉल्व करेंगे. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट द ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. ग्रेट. चलिए, थैंक यू सो मच.